हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम हिस्ट्री राइटिंग की एक महत्वपूर्ण थ्योरी, लीनियर थ्योरी के विषय में चर्चा करेंगे या रेखीय सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार है वो जो समाज में जो परिवर्तन है वो निरंतर होते रहते हैं और प्रकृति का नियम है परिवर्तन होना, और ये जो परिवर्तन है वो रेखीय सिद्धांत के अनुसार होते हैं। तो रेखीय सिद्धांत का मतलब ये परिवर्तन है एक सीधी रेखा में चलने वाला जो परिवर्तन है, जो कि सरल से जटिलता की ओर होते हैं या सजातीयता से विजातीयता की ओर, या हम कहें गांव से नगर की ओर, या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर है। ये परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के समर्थक ऑगस्टस काउंटे, स्पेंसर और दुर्खीम और कार्ल मार्क्स है आदि विद्वान माने जाते हैं, जो कि मानव की जो प्रगति है या इतिहास में होने वाली जो परिवर्तन है उसके लिए है वो लीनियर थ्योरी है, उसमें विश्वास करते हैं। तो एक प्रकार से लीनियर थ्योरी में जो विश्वास करने वाले जो विद्वान हैं उनका मानना है कि जो जैवीय परिवर्तन होते हैं उसी प्रकार से है जो परिवर्तन है वो इतिहास के अंदर भी होते हैं, और ये जो परिवर्तन है या मनुष्य की जो प्रगति है वो रेखीय परिवर्तन से जुड़ी होती है। तो 18वीं-19वीं शताब्दी की हम बात करते हैं तो उस समय जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नगरीकरण हुआ, जब वैज्ञानिक आविष्कार हुआ, तो ऐसी स्थिति के अंदर है इतिहास लेखन के विषय में भी एक नई थ्योरी है उसका प्रारंभ हुआ, और इतिहास की घटनाओं को देखने का एक नया नज़रिया है वो पैदा हुआ, और उस नए नज़रिए में पैदा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो ऑगस्टस काम्टे की मानी जाती है, क्योंकि उस समय घटनाएं हैं वो तेज़ी से परिवर्तित हो रही थी। तो ऑगस्टस काम्टे है वो एक प्रकार से है जो ह्यूमन सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट के लिए है वो लॉ ऑफ 3 स्टेजेज है उसका प्रतिपादन वो करते हैं। और लॉ ऑफ 3 स्टेजेज का तात्पर्य यह है कि मानव का जो विकास है, माइंड का विकास है, उसी तरह से सोसाइटीज़ है उसका विकास होता है। तो सोसाइटी के जो प्रारंभिक चरण है, जो ह्यूमन सोसाइटी का जो प्रारंभिक जो चरण है वो एक प्रकार से एक जो ऑगस्टस काम्टे है वो उसको प्रिमिटिव सोसाइटी है उसका नाम देते हैं, कि प्रिमिटिव सोसाइटी से जो यूरोप का समाज है वो किस प्रकार सिविलाइज सोसाइटी के अंदर परिवर्तित हुआ, या पुनर्जागरण काल के अंदर की बात करें या प्रबोधन काल की बात करें तो उस समय किस प्रकार यूरोप की जो प्रिमिटिव सोसाइटी है वो सिविलाइज सोसाइटी में चेंज हो जाती है। तो इस थ्योरी के अनुसार है वो सोसाइटी का जो विकास है वो 3 चरणों में हुआ। तो प्रारंभिक चरण है उसको थियोलॉजिकल स्टेज कहा जाता है, और दूसरी स्टेज को मेटाफिजिकल स्टेज, और तीसरी स्टेज को पॉजिटिविस्टिक स्टेज कहा जाता है। धार्मिक स्तर, फिर तात्विक स्तर और फिर वैज्ञानिक स्तर, या इसको प्रत्यक्षवादी स्तर कहा जाता है। तो जहाँ तक धार्मिक स्तर की बात करें तो मानव का जो ऑगस्ट काम्टे है उसका मानना है कि प्रारंभ में मानव का जो मस्तिष्क है वो ज़्यादा विकसित नहीं था, और उस अवस्था के अंदर है वो ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है वो धार्मिक ही था, और कोई भी घटना है उसकी व्याख्या वो धार्मिक आधार पर की जाती थी कि कोई भी प्राकृतिक घटना हो रही है, वर्षा, तूफान या जो कुछ भी प्राकृतिक घटना या भूकंप जो भी आ रहा है उसके पीछे है वो एक तरह से है वो धार्मिक कारण है, उसी को ही है वो उत्तरदायी माना जाता था। और इस धार्मिक स्तर के अंदर है मानव का जो मस्तिष्क है वो इतना विकसित नहीं था, और इस चरण के अंदर है वो किसी भी घटना के पीछे कार्य कारण संबंध है उसकी बात नहीं की जाती थी, कार्य कारण संबंध पर ध्यान नहीं दिया जाता था, और प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वरीय सत्ता है उसको ही उत्तरदायी माना जाता था। और ऐसा माना जाता था कि
जो ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही है, ये विभिन्न प्रकार की घटनाएं वो घटित होती हैं। और इस काल के अंदर है वो हम कहें कि जो वैज्ञानिक ज्ञान का जो आधार था वो कार्य कारण न होकर के ईश्वरीय शक्ति थी। तो ये जो धार्मिक स्तर है उसका विकास भी 3 चरणों में हुआ, जिसको प्रथम स्तर प्रेतवाद कहा जाता है, द्वितीय स्तर को बहुदेववाद और तृतीय स्तर को एक देववाद कहा जाता है। अर्थात प्रेतवाद अर्थात फेटिसिज्म, पोलोथिज्म और मोनोथिज्म 3 चरणों के अंदर है वो विकास हुआ। प्रेतवाद के अंदर है वो प्राकृतिक चीज़ों का मानवीकरण किया गया है और किसी भी शक्ति में ईश्वर की शक्ति, देवी देवताएं हैं वो की अस्तित्व माना गया कि जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां हैं उसमें एक तरह से जीवात्मा है वो निवास करती है। अर्थात जितने भी पेड़ पौधे पत्थर वगैरह जो भी है, जल वगैरह है, उनमें प्रेतात्मा का निवास होता है और प्रेतात्मा के द्वारा ही है वो घटनाएं घटित होती हैं। तो इस कारण से जो जितनी भी जो प्रकृति में चीज़ें थी उन सभी की पूजा है वो प्रारंभ में की जाती थी। तो प्रारंभ में जो मानसिक स्तर इतना विकसित नहीं था, तो हर प्रकृति की हर चीज़ के अंदर है वो जीवात्मा का निवास माना जाता था और उसी के अनुसार प्रत्येक प्रकृति की जो प्रत्येक वस्तु है उसकी पूजा की जाती थी। उसके बाद में जब मानसिक स्तर बढ़ा तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो मस्तिष्क जब अधिक सुसंगठित हो गया तो ऐसी स्थिति के अंदर है प्रकृति की कुछ शक्तियां हैं उनको देवताओं के रूप के अंदर उसकी परिकल्पना की गई और जो अलग अलग जो शक्ति के लिए है वो अलग अलग देवताओं हैं उसकी परिकल्पना की गई और किसी विशेष शक्ति के पीछे कुछ विशेष देवता है उसका महत्व प्रतिपादित किया गया। जैसे वायु की देवता, अग्नि देवता, जल देवता आदि अलग अलग देवताओं का अस्तित्व में आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेतात्माओं के पश्चात है वो जो बहुदेववाद है उसका विकास हुआ। इसके पश्चात जब मस्तिष्क का और ज़्यादा संगठित हुआ, विकास हुआ, तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो ऐसा माना जाने लगा कि जो 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 पूरा ब्रह्मांड है वो किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा है वो एक प्रकार से संचालित होता है, अर्थात ईश्वर की कल्पना है वो की गई। इसके पश्चात धार्मिक स्तर के पश्चात है वो मानव जो संस्कृति का जो विकास है वो तात्विक स्तर में होता है और तात्विक स्तर के अंदर है वो एक तरह से एक ये जो धार्मिक स्तर और जो प्रत्यक्षवादी स्तर या वैज्ञानिक स्तर के बीच का जो काल है उसको तात्विक स्तर कहा गया। और इसमें जो चिंतन का जो ईश्वरीय चिंतन है वो व्यक्ति के रूप में न होकर के है वो एक तरह से निर्गुण रूप के अंदर जो अमूर्त शक्ति के रूप में उसका चिंतन किया जाने लगा। अर्थात इस तात्विक शक्ति के अंदर है वो एक तरह से एक निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, वो शक्ति के रूप के अंदर है वो एक तरह से है उसका उपासना की जाने लगी। अर्थात तात्विक स्तर है वो हम ये कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का जो काल है, अर्थात एज ऑफ इनलाइनमेंट से पहले का जो काल है वो तात्विक स्तर के रूप में जाने लगा। इसके पश्चात 18वीं शताब्दी की हम बात करते हैं 18th सेंचुरी में, जो कि उस समय किस तरह से प्रबोधन काल माना जाता है, किस तरह से मनुष्य की सोच का केंद्र बिंदु है वो मानव हो जाता है। तो इस चरण के अंदर है वो उसी ज्ञान को स्वीकार किया गया जिसका अवलोकन किया जा सकता था और इस काल के अंदर है वो एक तरह से है कार्यकारण संबंध है उसको महत्व दिया गया, तर्क शक्ति को महत्व दिया गया और एक प्रकार से है वो जो सोशलाइज थिंकिंग है उसको महत्व दिया गया। अर्थात जिसमें अवलोकन और अनुभव है उसके आधार पर या तार्किकता के आधार पर है वही किसी चीज़ को स्वीकार किया गया। तो इस काल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी विकास हुआ और तकनीकी विकास होने के कारण से वो धर्म का महत्व एक तरह से कम होने लगता है और जो धार्मिक अंधविश्वास है उसको भी विज्ञान की कसौटी पर है वो कसा जाने लगा। तो इस तरह से क्या है कि जो ऑगस्टस काम्टे है वो किस तरह से एज ऑफ 3 स्टेजेस के आधार पर है वो विभिन्न जो सोशल चेंज है उसको समझाने का वो प्रयास करते हैं कि किस तरह से मानव जो 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 सांस्कृतिक परिवर्तन है वो धार्मिक स्तर से गुजरता हुआ तात्विक स्तर और फिर वैज्ञानिक स्तर तक है वो आ जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट को है वो इस तरह से समझाने का ऑगस्ट काम्टे ने समझाने का वो प्रयास किया।
इसी प्रकार स्पेंसर था, वो भी लीनियर थ्योरी में विश्वास करता था, और वो एक तरह से डार्विन के जो विचार है उससे ज़्यादा प्रभावित था। और डार्विन ने जो प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया उसके अनुसार कोई भी जीव है वो प्रकृति के साथ संघर्ष करता है और प्रकृति के अनुकूलित हो जाता है तो वो प्राणी जीवित रहता है, बाकी मर जाते हैं। तो धीरे धीरे जो एक तरह से प्रकृति को अपने अनुकूल कर लेता है वो ही जीवित रहते हैं, और धीरे धीरे वो अगली पीढ़ी है उसका निर्माण होता है। तो इस तरह से स्पेंसर है वो लीनियर थ्योरी में विश्वास करते हैं। और वेवलेंग है वो भी एक तरह से टेक्नोलॉजिकल जो चेंज है उसमें विश्वास करते हैं। मार्क्स की बात करें तो वो भी एक तरह से जो लीनियर थ्योरी में विश्वास करते हैं। तो वो कहते हैं किस तरह से है वो जो आर्थिक आधार है उसके आधार पर है वो एक तरह से समाज की विकास की वो कल्पना करते हैं कि किस तरह से आर्थिक आधार है उसके आधार पर है वो परिवर्तन वो होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लीनियर थ्योरी है उस लीनियर थ्योरी है वो एक तरह से चक्रीय थ्योरी से बिल्कुल अलग है, और इस थ्योरी के अंतर्गत है वो एक तरह से एक तरह से रेखीय विकास है उसकी कल्पना वो की गई है। और लेकिन ये जो लीनियर थ्योरी है वो एक प्रकार से हम कहें कि इसकी आलोचना है वो भी की जाती है, क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत जो लीनियर थ्योरी है उसमें एक तरह से ये कहा जाता है कि ये अगस्त काम्टे है या उसकी मौलिक चिंतन नहीं था, और ये उन्होंने आदि विद्वानों से ग्रहण किया, और ये सिद्धांत है वो वैज्ञानिक कम है वो दार्शनिक ज़्यादा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार के पेरेटो है वो भी ये कहता है कि जो विज्ञान के अंदर है वो एक तरह से जो नोन से अननोन की ओर वो बढ़ा जाता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर है वो एक तरह से जो पास्ट से वो प्रेजेंट की ओर है वो आगे बढ़े हैं, जो कि वैज्ञानिक सिद्धांत के है वो बिल्कुल अलग है। जो पेरेटो है वो एक चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं, वो इस रेखीय सिद्धांत की आलोचना वो करते हैं। तो बुर्गाडस है उसका भी कहना है कि इसमें फोर्थ स्टेज की कल्पना की गई है जिसमें सोशलाइज थिंकिंग की बात की गई है। तो सोशलाइज थिंकिंग है उसकी बात है वो इसके अंतर्गत नहीं की गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लीनियर थिंकिंग है जिसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स है या समरूपता से विरूपता है या असमता से समता है या निश्चितता से निश्चितता की ओर जो डेवलपमेंट होता है, या हम कहें कि सरल समाज से मिश्रित समाज या दोहरा मिश्रित समाज या तिरा मिश्रित समाज आदि का निर्माण होता है, जिसमें किस तरह से इस लीनियर थ्योरी के द्वारा ऐसे समझाया गया है कि किस प्रकार आदिम समाज था जो प्रिमिटिव था, जो बिल्कुल काफ़ी सरल था और उसमें परिवार का कंसेप्ट नहीं था। छोटे छोटे एक तरह से झुंड के अंदर लोग रहते थे, एक तरह से नोमैडिक लाइफ थी उनकी, घुमंतू जीवन जीते थे, और एक तरह से उनमें एक तरह से जो स्टेबल रिलेशनशिप है वो नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो सरल समाज है वो जटिल समाज की ओर है वो एक तरह से बढ़ता है, और किस तरह से जो सिंपल समाज है वो सरल समाज है वो मिलकर के है वो मिश्रित समाज का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये जो लीनियर थ्योरी है उसके अंतर्गत है वो जो रेखीय विकास है उसको है वो स्वीकार किया गया है, जबकि जो साइक्लिकल थ्योरी के जो विद्वान हैं वो लीनियर थ्योरी की है वो आलोचना करते हैं कि जो हम विकास हमेशा है वो रेखीय नहीं होता है, अपितु चक्रीय होता है और साइकिल के अंदर चलता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।